Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to continue this part, chapter 20. So this is chapter 20.3, Central Council of Ministers we are discussing, and we have already completed two parts of this chapter. And I'll request कि अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं then go to the playlist Indian Polity की एक playlist मिलेगी, and watch all the videos. they are equally important because अगर आप एक continuity के हिसाब से पढ़ते हो then you grab the things, otherwise continuity नहीं है, कहीं से randomly पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होता है. And I understand that revision is one of the most important thing as far as the civil services examination is concerned, and for this I am making these videos for this purpose, to meet the requirement of revision. I am providing PDF also. At the last I will provide the complete PDF about this course, this Indian Polity course, as I have already done in the Indian Economy course. Indian Economy की course है, पूरी series है 57 hours की. वहाँ पे मैंने PDF भी दिया है, तो everything is available. Go to the playlist and watch all the videos. They are equally important, and do subscribe to the channel if you haven't yet. PDF भी download कर लेना. तो without delay, quickly we will start. So let's begin. As usual we study point wise, ठीक है, तो point wise ही देखेंगे हम लोग. Now in this session we will be learning about the responsibilities of ministers. What are the responsibility to the ministers? Basically constitution has given them. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. सॉरी मेरा माइक नीचे गिर गया था. तो इस वीडियो में रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे मिनिस्टर्स का, ठीक है. तो एक एक करके देखते हैं. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली गिवन टू द मिनिस्टर्स. तो पहला देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वहाँ पे दो तरीके के गवर्नेंस होते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री इटसेल्फ, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल, ठीक है. यूएसए का एग्जांपल है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर्स हैं, बट हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट को पावर ज़्यादा नहीं है, बट जो एक्चुअल पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, हेडेड बाय द पीएम. और यहाँ पे मेन जो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप ऑफ सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेजिस्लेचर के. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, ठीक है. फंडामेंटल प्रिंसिपल है. तो भैया आर्टिकल 75 कहता है, आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली, मतलब कि सारे, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स होंगे. कोई रेल मिनिस्टर्स होगा, कोई ट्रांसपोर्ट, समबडी इज़ फ्रॉम द एनर्जी डिपार्टमेंट. सो कई सारे मिनिस्टर्स होंगे डिफरेंट मिनिस्ट्री के. तो इन सब का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा लोकसभा को. एंड फॉर देयर ऑल एक्ट्स एंड ओमिशंस, कमीशंस एंड ओमिशंस, जो भी वो लोग काम करेंगे रिलेटेड टू देयर ड्यूटीज़, एवरीथिंग दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. लोकसभा को ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. ये बात इस वजह से भी प्रूफ हो सकती है कि दे स्विम और सिंक टुगेदर. मतलब जब भी कुछ होता है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं लोकसभा वाले, लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हैं, वो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में, तो सारे मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन. ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन. उसमें ऐसा नहीं होगा कि ओनली एक पर्टिकुलर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन कर गया, 10 कर गए, 5 कर गए, ऐसा नहीं होता है. द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन. तो सारे मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है. एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑल्सो कि आप डिज़ोल्व कर दीजिए लोकसभा. तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करवा सकता है. दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी पावर है जो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई लोकसभा को डिज़ोल्व कर दिया जाए बिफोर इट्स टर्म कंप्लीशन के, एट एनी टाइम, कभी भी चाहे तो ये लोग लोकसभा को डिज़ोल्व करा सकते हैं ऑन द एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. नेक्स्ट है
वो ग्राउंड क्या होगा जिसके ग्राउंड पे ये लोकसभा को डिसॉल्व कराएंगे प्रेसिडेंट को बोल के, तो वो ग्राउंड होगा दैट द हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ इलेक्टोरेट। मतलब जो जनता ने जो वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है उसको वो लोग इलेक्टोरेट के व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द ग्राउंड कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन किया जाए। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब ये देखिए कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर से एक कैबिनेट निकल के आता है, सेंट्रल कैबिनेट बोलते हैं उसको। उसमें बेसिकली कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये बात यहाँ से भी प्रूफ होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि जो कैबिनेट डिसीजन लेता है दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। होल मिनिस्टर्स है, सारी मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर हैं इस काउंसिल में सबको फॉलो करना पड़ता है। इवन इफ़ दे डिफर्ड इन द कैबिनेट मीटिंग, अगर उनका व्यू जो है वो डिफ़र भी करता है कैबिनेट मीटिंग में, तब भी उनको फॉलो करना ही करना है। अगर मान लीजिए नहीं फॉलो करेंगे तो उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एनी मिनिस्टर्स इफ़ डिसएग्री, कोई मिनिस्टर ऐसा है जो डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन के साथ, ही मस्ट रिजाइन। ऐसा हुआ है कई बार, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर ने रेजिग्नेशन दिया था, हिंदू बिल लेकर आ रहा था वो 1953 के आसपास में रेजिग्नेशन आया था उनका। ऐसा कई बार हुआ है, कई लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है अपना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब देखिए पहले तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैसे वो लोग कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्विम भी एक साथ करते हैं, डूबते भी एक साथ ही हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आर्टिकल 75 में ये भी प्रोविज़न है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मिनिस्टर्स जो है वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि उनकी इंडिविजुअल को हटाया भी जा सकता है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अगर PM के पास पावर ही ना हो कि वो एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को कि एक मिनिस्टर को हटाइए, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस, एक दूसरे के बीच में नहीं बैठ पा रहा है, मत जो है अलग अलग हो रहा है, तो उस केस में अगर उनको हटाने का पावर ही नहीं होगा तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो करवा पाएंगे। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, क्योंकि वो प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के काम करते हैं। तो जब भी प्रेसिडेंट चाहे उनको हटा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद बोल सकते हैं किसी मिनिस्टर को जो जिनका ओपिनियन डिफ़र कर रहा है कि भाई आप खुद ही रेजिग्नेशन दे दीजिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75 में प्रोविज़न है। इन इंडियन केस देयर इज़ नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये क्या नई चीज़ आ गई। देखिए ब्रिटेन में क्या होता है कि जो किंग जो ऑर्डर साइन करते हैं, किंग का जो एवरी ऑर्डर ऑफ द किंग फॉर एनी पब्लिक एक्ट इज़ काउंटर साइंड बाई ए मिनिस्टर। मतलब कि किंग कैन नॉट डू रॉन्ग, और किंग को कभी भी स्यू नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, उनको बुलाया नहीं जा सकता है कोर्ट में, उनको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, बिकॉज वहाँ पे काउंटर साइन कर दिया जाता है एक मिनिस्टर के द्वारा कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर पब्लिक एक्ट से रिलेटेड वो उस मिनिस्टर की ही होगी, क्योंकि उसने काउंटर साइन किया है। किंग को कभी नहीं पकड़ा जाएगा, जबकि इंडियन केस में ऐसा नहीं होता। इन इंडिया देयर इज़ नो सच प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। कोई भी जो ऑर्डर एक्ट जो प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं उनके सील से, उनके मोहर से साइन होकर आता है, उस पर काउंटर साइन किसी भी मिनिस्टर का नहीं होता है। सो देयर इज़ नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी मिनिस्टर को किसी भी एक्ट के कारण उनको कोर्ट में स्यू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कॉम्पोजिशन है, किस तरीके के लोग हैं वहाँ पे। सो देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के है। वो बेसिकली उनके रिस्पेक्टिव रैंक्स, उनकी सैलरी, एमोलूमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की वजह से है कि वो अलग अलग कैटेगरी में है। बेसिकली कुछ लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ उससे कम है, कुछ सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले हैं। तो 3 कैटेगरी में हो सकते हैं ये। सबसे ऊपर के लेवल पे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके नीचे के लेवल पे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आते हैं। ठीक है, ये देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके नीचे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, और सबसे नीचे आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। और ये जो डिफरेंस है इन तीनों के बीच में,
सॉरी, इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उनके रिस्पेक्टिव रैंक की वजह से है, उनकी इमोलूमेंट्स की वजह से है, इनके पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। अब जानते हैं एक एक के बारे में क्या है ये लोग। अब सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो फोर्थ, जो इम्पोर्टेंट। अब देखिए होम मिनिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, अभी किसके पास है? तो भैया अमित शाह जी के पास है। कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री, ऐसे करके फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे करके एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स के द्वारा होल्ड की जाती हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं, ये कैबिनेट के पार्ट होते हैं, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही एक निकलता है कैबिनेट, जो कि मतलब एक्चुअल पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मतलब पास तो नहीं है, एक्चुअली कैबिनेट के पास होता है। ये कुछ 15-20 लोगों का एक ग्रुप होता है, पीएम इसमें के मेंबर होते हैं, और ये लोग ही बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। तो ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये जितनी भी मीटिंग होती है कैबिनेट की उसको अटेंड करते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिसी डिसाइडिंग में, पॉलिसी के डिसीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, और या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये क्या झोल है भैया? ये देखिए, इसमें सिंपल ये है कि दे कैन बी ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, और कैन बी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब इनके बारे में जानते हैं। अगर अटैचमेंट हुआ है किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर से जस्ट नीचे के होते हैं, उनका मान लीजिए किसी कैबिनेट वाले के साथ अटैचमेंट हो गया है, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच्ड है वो, तो उनको क्या होगा कि उनको चार्ज दे दिया जाएगा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसी मिनिस्ट्री का जिस मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनका अटैचमेंट है, ठीक है। सपोज अगर रेल मिनिस्टर के साथ है तो रेल मिनिस्टर का ही मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट इनको मिल जाएगा एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, अटैच हैं तो, एंड हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, और अलाउड स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क, या फिर कुछ ऐसा इनको टास्क दे देंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर जिसके साथ ये अटैच हैं। एंड ये टोटल सुपरविजन एंड गाइडेंस जो होगा ये किसके अंदर काम करेंगे? तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करेंगे, ठीक है। ही वर्क्स, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, ही वर्क्स अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, अगर मान लीजिए किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया, तो क्या होगा? वो परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शंस इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर डू। तो ये बिल्कुल कम नहीं होते कैबिनेट मिनिस्टर से, लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के आसपास ही के ही बराबर काम करते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते हैं। बट एक ही प्रॉब्लम है इनमें कि इनमें और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर जो है वो ये है कि ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, एंड ये जनरली अटेंड नहीं करते हैं कैबिनेट के मीटिंग्स को। बट जब भी स्पेसिफिकली इनको इनवाइट किया जाता है किसी पर्टिकुलर इनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड मुद्दे के लिए, तब ये अटेंड करते हैं कैबिनेट मीटिंग को, अदरवाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी लास्ट कैटेगरी है डिप्टी मिनिस्टर्स की। ये सबसे निचले रैंक के होते हैं, एंड ही हैज़ नॉट बीन गिवन द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, बट ही विल बी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो या तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनको अटैच कर दिया जाएगा या फिर किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। और इनको करना क्या होगा? ही हैज़ टू असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है या फिर पॉलिटिकल ड्यूटीज़ है या फिर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज़ है, एज ए असिस्टेंट की तरह होते हैं। सबसे लोअर रैंक के होते हैं ये डिप्टी मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक और कैटेगरी है मिनिस्टर की, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ की है। ये पहले हुआ करती थी, 1967 के बाद यूजुअली इसको हटा दिया गया था। एंड ये इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था जब ये काम करते थे। दे आर अटैच टू द सीनियर मिनिस्टर्स। जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जस्ट इनके असिस्टेंट की तरह अटैच रहते थे, एंड कोई भी डिपार्टमेंट इनको दिया नहीं जाता था। तो ये सेक्रेटरीज़ की एक कैटेगरी थी, अभी फ़िलहाल नहीं है लेकिन एक कैटेगरी हुआ करती थी, इसलिए बताना मैंने उचित समझा। एंड देखिए जो
कॉम्पोजिशन है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर द पॉलिटिकल रीजन। कई बार पॉलिटिकल रीजन के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बट इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस नहीं है, इनका कोई अदर इम्पोर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट इनके लिए तो ओथ का एक देवीलाल वाला केस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने ओथ लिया था, जिसको चैलेंज कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कि इनको ओथ लेना भी है कि नहीं लेना है। तो इनका कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पॉलिटिकल रीजन के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।